नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। बिहार चुनाव की वजह से देश का सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। एक और चुनाव प्रचार के दौरान सियासतदान अपने विरोधियों पर जुबानी हमले करने में व्यस्त हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव के बाद के हालात और संभावित नतीजे को लेकर पब्लिक की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम दलों के शीर्ष नेता प्रचार अभियान के लिए मैदान में आ गए हैं और बिहार की जनता को नारों, वादों और घोषणाओं के जरिए अपने पाले में करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। जी हां, हर कोई चुनाव से पहले ये जानना चाहता है कि आखिर किसका पलड़ा भारी है और किसका हल्का। तमाम ओपिनियन पोल ने बिहार के मतदाताओं का मिजाज टटोलने की कोशिश की। सारे सर्वे इस और इशारा कर रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन में कड़ी टक्कर है। बिहार में चुनाव के पहले चरण में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। 12 अक्टूबर को नेताओं के बीच वार पलटवार बढ़े हैं। मुद्दों पर बयानबाजी के साथ साथ निजी हमले भी हुए हैं। उससे साफ है कि राजनीतिक दलों को आहट मिल गई है कि सत्ता की चाबी मिलना इस बार किसी के लिए भी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हां, ये रिपोर्ट देखने से पता चल रहा है कि किसका पलड़ा भारी है। लेकिन कहते हैं कि जनता कभी भी कुछ भी कर सकती है। जो लग रहा है कि जीत शायद इस पार्टी के साथ है, वो जीत किसी और के पाले में भी जा सकती है। लेकिन संभावनाएं क्या क्या बन रही हैं, राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मैं परिचय करा देती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है BS दुबे, नेता कांग्रेस, दीपक सारस्वत, नेता जेडीयू हमारे साथ में मौजूद हैं, पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश वाजपेयी, नेता बीजेपी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रश्न नेगी जी आपसे करना चाहूंगी। ये सर्वे, ये रिपोर्ट, ये सब अभी आपने देखा, लेकिन जैसे कहते हैं कि जनता कभी भी कुछ भी कर सकती है। जनता किसी भी जो समीकरण बन रहे हैं, जो जीत के जो आसार बन रहे हैं, उसको एकदम से बदल भी सकती है। बिहार की जनता का मूड क्या कहता है? ऐसा कि जो सर्वे है ये इंटीरियर में नहीं जा पा रहा है और जो है मेरी रोड वगैरह में ये लोग सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिक चीजें तो जिस चुनाव में
ठीक है, यानी कि युवा वर्ग। ठीक है, अगर मैं 40 साल से नीचे का मानूं तो 56%, मतलब 3,80,00,000 मतदाता जो है 40 साल से नीचे के, और ये सारा वोट का दारोमदार इनके ऊपर आता है। ठीक है, एनडीए का सबसे बड़ा यह है कि एनडीए का फैक्टर यह है, वो सोच रहे हैं कि इनकम्बेंसी का वोट जो है कटेगा नीतीश कुमार का, लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि 3 जो है गठबंधन है, और जो 60 से ज्यादा छोटवैया जैसे कि छोटी छोटी पार्टियां सिंगल बन जाए, पप्पू यादव जैसे उन्होंने पार्टी खोल रखी है, इन पार्टियों का अपने अलग अलग जो है खेले हैं। अगर वो इनकम्बेंसी के वोट वो काट के ले जाते हैं तो फिर एनडीए को फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका बेनिफिट। अच्छा, पिछले 2014 के चुनाव पर अगर हम ध्यान देंगे तो 2000 के चुनाव में 45% जो है महागठबंधन के जो तीनों दल है उनका जो टोटल वोट बैंक है, जो वोट शेयर उन्होंने अर्जित किया, और 39-40% जो है वो बीजेपी और ये लोक जनशक्ति पार्टी का है। जी जी। उसमें मांझी का वोट बढ़ेगा। अब ये हम बिल्कुल नकार नहीं सकते कि मांझी का वोट बैंक नहीं है। मांझी का अपना वर्चस्व कुछ सेगमेंट में है, और वो ये कहते हैं कि मांझी के हाथ से थाली छीन ली गई। मांझी जो है उनको कुर्सी पे बैठाया, और जैसे वो बैठने जमने लगे तो उसको उनको उठा के फेंक दिया। तो वो एक रैम्बिस वहां पे आएगी, उसका एनालाइज अभी सामने आंकड़े नहीं आ पा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जो एसपी और एनसीपी वगैरह ने जो बनाया है, इसका अगर पिछले आंकड़े में उठा के देखता हूं तो 2010 में एसपी को कुल 0.56% वोट मिला था, और एनसीपी को मिला था 1.82%। तो उससे बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। तो जो लड़ाई होगी इन दोनों में होगी। अब इनकम्बेंसी का वोट अगर बटेगा तो एनडीए को नुकसान होगा, इनकम्बेंसी का वोट अगर नहीं बटा और एनडीए को फायदा हुआ उससे, तो इंडिया सीट निकाल लेगी। यानी कि जीत जो है वो इस बात पर निर्भर करती है। बहुत माइनर उसमें होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। 5-10 सीटों से ज्यादा का फर्क है नहीं अभी भी दिख रहा है। पीयूष जी, कैसे देख रहे हैं आप? मांझी का साथ है बीजेपी के पास, अब ऐसे में क्या राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए अभी तक तो जो स्थिति आ रही है, तमाम ओपिनियन पोल भी आए हैं, उसमें वही कट्टर की जो एक जो कांटे की टक्कर जो है वहाँ दिखाई दे रही है। अगर वोट शेयर में भी आप ध्यान दें तो 3-4% का ही अंतर नजर आ रहा है, लेकिन वो सीट में कितना बदल जाता है ये देखने वाली बात होगी। जहाँ तक मांझी का फैक्टर है, तो मांझी का फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मैं मानता हूँ, क्योंकि उनका अपना एक प्रभाव जहाँ से, इसीलिए वो देखिए 2 सीटों पर खड़े हैं, खुद भी वो आश्वस्त नहीं है कि वो जीत पाएंगे। उन्होंने दो जगह से वो खड़े हुए हैं, तो उनका वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, थोड़ा बहुत है जिसका फायदा भाजपा को मिल सकता है, जो ट्रांसफर होगा वोट। इसीलिए उन्होंने, भाजपा ने जो है कि मांझी को लगातार जो है नीतीश कुमार से अलग खींच के अपने खेमे में ले आए वो। लेकिन मांझी भी लास्ट मोमेंट तक जो थे वो ये निश्चित नहीं थे कि वो कहाँ जाएंगे। अंत में उन्हें लगा कि मेरी नैया पार हो सकती है भाजपा के साथ ही, तो वो उसमें शामिल हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि मांझी बहुत ज्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। लेकिन जिस तरह के व्यक्तिगत जिस तरह के वहां पे इस समय आप देख रहे हैं कि जो चुनाव प्रचार के दौरान और भाषणों में जिस तरह से व्यक्तियों पे टिप्पणी की जा रही है, उससे सीधा लगता है कि ये लड़ाई जो है, ये चुनाव जो है नीतीश वर्सेस नरेंद्र मोदी बन गया है पूरी तरीके से। उसमें लालू यादव पे भी जो है कि आक्रमण हो रहे हैं, उनको लेके भी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि वो जो पिछड़ा तबका है, जो पूरा का पूरा वर्ग, एक अगड़े पिछड़े की लड़ाई वहां पे देखने को मिल रही है, आप चाहें न चाहें, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और जो सोशल जस्टिस के बाद जो पिछड़े लोग सत्ता में आए थे, वो कहीं ये भी उनको लगता है कि एक बार अगर हमारे हाथ से सत्ता छिन गई तो जो है फिर से जो है कि अपर कास्ट वाले जो है उस पर हावी हो जाएंगे जैसे पहले होता था। तो एक कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी जो है, जो वहां से खबर मिल रही है, कुल मिलाकर ये बात बिल्कुल सही है कि जो जातिवाद का असर है वो इस चुनाव के दौरान बिल्कुल नजर आएगा, जाहिर निश्चित रूप से। देखिए बिहार में बिना जातिवाद के आप उससे नैया पार हो नहीं सकती। चलिए, और इसकी कोशिश सभी जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी तरह से कर रहे हैं। दीपक सारस्वत जी, कैसे देख रहे हैं इस सर्वे को? अभी रिपोर्ट आपने देखी है, आपको वाकई लगता है कि बीजेपी एक बड़ी टक्कर है आपके इस महागठबंधन के लिए? टक्कर तो अभी आप बोल ही रहे हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार लोग भी बता रहे थे, लेकिन टक्कर नहीं, वहाँ तो हम लोगों का अलग ही है। वहाँ नीतीश जी ने विकास किया है, वहाँ की रूट लेवल पर जो जनता है वो नीतीश जी के विकास से, नीतीश जी से परिचित है। ठीक है। और इसलिए वहाँ पर अभी तो पहला 12 तारीख को पहले चरण का पोलिंग होना है, उसके बाद 12 से अब स्टार्टिंग होगा। आप देखते रहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल उनके साथ हैं, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, पासवान जी, इन तीनों लोगों का वहाँ इतना नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कि वो रामविलास पासवान जी घर के नेता हो गए। उन्होंने जितनी सीट थी 12 कैंडिडेट उन्होंने अपने घर के उतारे हैं। और लेकिन उतारे तो चुनावी मैदान में ही है।
नहीं, चुनावी मैदान में है, लेकिन बिहार की जनता देख रही है। रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक नेता कहे जाते हैं, जहां जो होता है वहीं चले जाते हैं। कांग्रेस की सरकार तो कांग्रेस, बीजेपी, तो इस तरह से उनका कोई सिद्धांत नहीं है। आपके सिद्धांत को क्या कहेंगे? माफ कीजिएगा, इंटरप्ट कर रही हूँ। आपका सिद्धांत क्या हुआ? लालू प्रसाद यादव को आप पानी पी कर कोस रहे थे, उन्हीं के साथ आप चुनाव लड़ने को तैयार। तो ये तो सभी राजनीतिक दलों की बात है, आप इसमें किसी पर उंगली उठाएंगे? परिस्थिति है। परिस्थिति तो फिर सभी पार्टियों के साथ है, और मेरे ख्याल जीतने के लिए तो सभी सब कुछ करते हैं। बहरहाल आप अपनी बात पूरी करें जी। नंबर 2, दूसरा, मांझी साहब को हम लोगों ने अपना सिर का ताज, नीतीश जी ने उनको, महादलित को एक मुख्यमंत्री बनाया, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको, हम लोग चाह रहे थे कि इलेक्शन तक उनको अपने साथ रखें, ठीक है, लेकिन विद इन सम मंथ में ही उनको ऐसा कुछ लॉलीपॉप दे दिया गया कि भाई आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये वो, लेकिन लास्ट में ऐसा नहीं हुआ। और ये डायलॉग भी आया था बीच में, टिप्पणी थी कि नीतीश जी आपकी सारी बात मान जाएंगे, लेकिन बीजेपी वाले नहीं मान रहे। उपेंद्र कुशवाहा जी, तीनों ही जो है ना नीतीश जी के साथ रहे और उनसे ही निकले हुए लोग। नेगी जी, लग नहीं रहा है कि मांझी जी को लेकर अगर बात करें जेडीयू की एक अलग ही कसक जो है वो शायद बच गई है? कहीं उन्हें उनके लिए माना जा रहा था कि पार्टी के लिए कहीं से कहीं तक कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये कहा जाता है कि बीजेपी की ओर चले गए, वो पहले से ही वहां पर जा रहे थे। तो पूरा जो कॉन्सेंट्रेट कर रही है जेडीयू, वो कहीं ना कहीं मांझी की इस बर्ताव को भी किया है। आपको नहीं लगता है कि मांझी का जाना जेडीयू के लिए भी एक घातक जो है वो साबित हो सकता है? एक्चुअल क्या है कि जब नीतीश जी ने जब मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था तो उन्होंने कमजोर कैंडिडेट समझ के बनाया था। उन्हें ये था कि जब चाहेंगे हटा देंगे और अपनी मनमर्जी से उनसे काम कराएंगे। मांझी को पीछे से मजबूती दे दी। और जब बीजेपी पीछे से मजबूती देने लगी तो मांझी जी ने उन्होंने तेवर दिखाना शुरू कर दिए, और जब उन्हें लगा कि पार्टी के लिए घातक हो जाएंगे तो उन्होंने उनका हटाने की बात करी। और मांझी देखे कि जो यहाँ पर जो इमामगंज से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष के खिलाफ लड़ रहे हैं, हालांकि वो दूसरी सीट से भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं इनसे बदला लेना है, इन्होंने मेरे साथ धोखा दिया है। तो वो चीजें ऐसी हैं कि मांझी जो है इस टाइम जो है, जैसे कि पंत जी कहते हैं, मैं भी मानता हूं कि बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल है कि देखिए 29% वोट पर बीजेपी जो है बिहार में, पीछे आपने देखा था कि वो जो है इसमें 2014 में जो चुनाव हुए थे जी, तो उसमें बीजेपी जो है 22 सीटें ले गई 31 में से, ठीक है, एमपी की सीटें जो हैं 30% वोट उनका था। तो वोट शेयर तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो सुनामी जो जिसे कह रहे थे ये, वो सुनामी से ज्यादा सुनामी तो अब है नहीं, अब तो बहुत ज्यादा जो है टक्कर वाली बात हो गई है। और जहां पर कि नीतीश का सुशासन भी थोड़ा बहुत तो जाएगा। इन 15 सालों में बिहार में 47% से जो साक्षरता है वो 70% पे पहुंची है, तो साक्षरता का भी फर्क पड़ेगा। वो साक्षर लोग अब किधर डिजाइन करेंगे ये देखना पड़ेगा। चलिए, क्या सोचते हैं आप? सारस्वत जी से तो मैं पूछ चुकी हूं, मैं अब बात BS दुबे जी से करना चाहूंगी। नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि आप महागठबंधन में शामिल हैं। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी एक बड़ी चुनौती? जी, बिहार का चुनाव हो और देश की राजनीति बात न किया जाए, और देश की राजनीति की बात हो और बिहार की राजनीति नहीं किया जाए, बात न किया जाए, तो ये अन्याय होगा। रही बात, बिहार एक राजनीतिक प्रदेश है और बिहार का इलेक्शन का इम्पोर्टेंस इस बार इसलिए ज़्यादा हो गया है क्योंकि बीजेपी का, एनडीए का नेतृत्व प्रधानमंत्री जी खुद कर रहे हैं और उनके सहयोगी अमित शाह जी कर रहे हैं। और 18 महीने में ये दूसरे बार इलेक्शन है, 18 महीने पहले भी चुनाव हुआ था। बिहार में सबसे बड़ी 3 समस्याएं थी। एक रोजगार की समस्याएं थी, एक अभी भी है, एक एजुकेशन की समस्याएं थी और एक ट्रांसपोर्टेशन की, रोड इंक्लूडिंग रोड की समस्याएं थी। प्रधानमंत्री जी ने जब 18 महीने पहले बिहार गए थे तो उन्होंने 3 नारा दिया था कि जैसे ही एनडीए की सरकार बनेगी केंद्र में, ये लगभग तीनों प्रधानमंत्री जी के क्षेत्राधिकार में आता है। उन्होंने कहा था कि 5 करोड़ युवाओं को ये रोजगार देंगे, और नेगी साहब ने अभी क्लियर कर दिया, हमारे मित्र, उन्होंने बताया कि 40% 40 वर्ष से कम उम्र के 50% वोटर हैं, 56% वोटर हैं जो बिहार में जो काफी ताकतवर हैं, और वो जिसको वोट देंगे उन्हीं की सरकार बनेगी। तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 18 महीने पहले उन्होंने जो नारा दिया था कि जैसे ही एनडीए की सरकार बनेगी हम 5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और उन्होंने इसके बदले में कहा था कि 60 साल के बदले में 60 महीने, 18 महीने तो बीत गए,
कम से कम बिहार के नौजवानों को ये तो समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री जी को या तो उनको नॉलेज नहीं था या उन्होंने झूठे वादे किए थे। तो 18 महीनों में प्रधानमंत्री जी जो अब दोबारा गए हैं तो ये नहीं बता पाए हैं कि जो 18 महीने पहले हमने वादा किया क्या क्या निभाया, कहां से हमने, जो उन्होंने कहा था कि राजमार्ग जो केंद्र के अधीन आते हैं वो सबको सुधार देंगे, सब में विकास करेंगे, 5000 लाख उन्होंने कहा था किलोमीटर में राजमार्ग बनाऊंगा, वो ये बता दे उन्होंने कितना शुरुआत किया। उन्होंने कहा था कि मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, स्मार्ट सिटी में उन्होंने मात्र इतने बड़े पॉपुलेशन को 3 ऐसे शहरों को बिहार में डाला, अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई, लेकिन अगर घोषणा भी की है प्रधानमंत्री जी तो मात्र 3 शहरों का। तो बिहार के लोग समझ चुके हैं कि अब ये झूठे वादे प्रधानमंत्री जी ने जो 18 महीने पहले किए थे, और 18 महीने पहले उन्होंने नौजवानों को रोजगार, जो लोग बेरोजगार हैं उनको बेस बना के किया था, उन्हीं ने प्रधानमंत्री जी को मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी खुद नेतृत्व कर रहे हैं तो वो उनके खिलाफ है, निसंदेह इस बार एनडीए बुरी तरह हारेगी। एक सर्वे हमने देखा है और एक सर्वे तो पूरा ही आपने ही कर डाला है, लेकिन बहरहाल मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि बीजेपी एक कड़ी टक्कर है आपकी इस महागठबंधन के लिए? नहीं, टक्कर तो हम मान ही नहीं रहे हैं। टक्कर कहाँ है? टक्कर तो मैंने आपको सारा आंकड़ा गिना दिया ना। टक्कर तो तब होता जब प्रधानमंत्री जी कुछ बिहार के लिए करते, कुछ शुरुआत करते। 18 महीने हो गए, उनके क्षेत्राधिकार में ऐसे एक कोई मुद्दा एक कोई कार्य दिखा देते बिहार में, उन्होंने किया? टक्कर तो है ही नहीं। यहाँ तो नीतीश की सुशासन की बात हो रही है। गीतांजलि जी, मेरे कांग्रेस के मित्र को शायद भूल गए, ये इस बात का इनको ज्ञान नहीं है कि ये इलेक्शन नीतीश कुमार के काम के ऊपर हो रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो काम करे हैं, क्या जनता ज्ञान हमें नहीं है, ज्ञान हमें नहीं है, मोदी जी को ज्ञान नहीं है। पहले आप लोग बोल लें फिर मैं बोल। आप बात पूरी, दीपक जी बात पूरी हो जाए उसके बाद आपकी। देखिए, मोदी जी को अभी 5 साल है, 5 साल बाद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे कि हमने क्या काम करे, कहां पे कमी रह गई, क्यों कमी रह गई, और क्या क्या काम हमने वादे करे थे और क्या क्या काम हमने करे। इसके लिए 5 साल के लिए जनता ने हमें टाइम दिया है। आज जो बिहार का विषय है, बिहार के जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें मुख्य विषय यह है कि जनता दोबारा से नीतीश कुमार एंड कंपनी को क्यों चुने, ऐसा क्या काम उन्होंने करा देश की, बिहार की जनता के लिए जो दोबारा वोट दे। जहां तक हमारे एनडीए की बात है, मेरे पास इतने तथ्य हैं कि मैं अगर बोलना शुरू करूं तो पूरा आधा घंटा इसमें निकल जाएगा, तब भी मोटे मोटे तौर पे बताता हूं। बिल्कुल आती हूं आपके पास, मैं बिल्कुल बताता हूं। देखिए, हमारे को अगर एनडीए का जो सबसे बड़ा जो वो है जिसपे हम वोट मांग रहे हैं, वो है विकास का मुद्दा। ठीक है, हम पूरा अपना चुनावी कैंपेन जो है हमारा पूरा विकास पे फोकस है। आपने देखा होगा पहली रैली जो हुई मोदी जी की, उसमें 125 करोड़ रुपए और 40 करोड़ अलग से 165 करोड़ रुपया बिहार की जनता के लिए सैंक्शन करे भारत सरकार ने, इसकी घोषणा करी। वो पूरा का पूरा पैसा बिहार में लगेगा। आपने नेगी जी ने बिल्कुल सही बताया कि युवा मतदाता 56% है, जिसमें कि 1 करोड़ 80 लाख मतदाता 30 साल से उम्र के हैं। आज का आप पूरा कंपेयरिंग देख लीजिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल ही हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो। लालू जी अगड़े पिछड़े, हिंदू मुसलमान, शैतान, और दूसरी बात यदुवंशी वाली बात, इसके अलावा उनके पास कोई कहने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस के जो युवा नेता है माननीय राहुल गांधी जी, मोदी जी कितने कपड़े पहनते हैं उनकी गिनती, सूट पहनते हैं उनकी गिनती, उनके लिए कहने को अभी दुबे जी बता रहे थे। आप कहना चाहते हैं कि मुद्दों का हिसाब आपसे मांगा जा रहा है, लेकिन मुद्दे इनके भी भटके हुए हैं, शायद आप मेरे ख्याल से यही कुछ बताना नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मुद्दे पे ये लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने देखा दो स्टूडियो में बहस करना चाहेंगे आप? दो स्टूडियो में कौन से मुद्दे पे सारस्वती से कोई से 3 काम ऐसे बता दें नीतीश कुमार जी के, जो नीतीश कुमार जी ने करे हों और जिसमें नीतीश कुमार जी कह सके सिर्फ एक लड़कियों को साइकिल देने के अलावा। मैं दुबे जी आऊंगी आपके पास। दीपक नहीं, दुबे जी बता दें, दुबे जी से मैं एक सवाल, दुबे जी बता दें, मैं बताऊंगा। हमारे 2-2.5 साल पहले रामलीला मैदान में इन्होंने जनता दल के नीतीश कुमार ने ही कांग्रेस के खिलाफ रैली करी थी कि कांग्रेस हमारे को पैसा नहीं दे रही है, ये कांग्रेस के खिलाफ रैली करी थी। हमारे मित्र वाजपेयी जी ये भूल रहे हैं कि इन्होंने नीतीश जी के साथ 17 साल का संबंध रहा इनका, और 10 साल 9 साल ये सरकार में रहे। ये इतिहास में शायद पहली बार हो रही है
कि एक विपक्षी पार्टी अपने ही कार्यशैली को गलत ठहरा रही है। 9 साल ये कह रहे हैं कि 10 सालों में कोई काम ही नहीं किया, तो मतलब आपने काम या तो किया नहीं या करने नहीं दिया। ये 9 साल उनके साथ रहे, वो कमियां नहीं गिना रहे कि 9 साल तक आपने क्या किया 9 साल उनके साथ रह के। तो ये पहली बार ऐसे इतिहास में हो रही है कि एक पार्टी कह रही है कि 10 साल में उन्होंने बर्बाद कर दिया, 15 साल में उन्होंने बर्बाद कर दिया, 35 साल में उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो आपने जो 9 साल नीतीश जी के साथ रह के किया, उसमें क्या किया वो तो कैलकुलेशन बता दीजिए, दीपक जी वो तो बता दीजिए, वो तो नॉलेज होगा आपको। ये जवाब लेंगे वाजपेयी जी से। जी वाजपेयी जी बताइए। मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, जब पिछले 5 साल आगे, जब जो इससे पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें नीतीश जी और हमारी सरकार ने जब वोट मांगा था तो विकास के नाम पे मांगा था। जो हमने काम करे थे उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करा था, इसलिए दोबारा जनता ने चुना था। बीच में कौन छोड़ के भागा? नीतीश कुमार जी हमारे को छोड़ के चले गए। उसके बाद जो 1.5 साल 2 साल हो गए हैं, उस 2 साल में जो विकास 5 साल में तरक्की करा था, उससे दुगनी गति से पीछे चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि मांझी जी को कैसे उतारना है, आम कैसे खा लिया, कटहल किसने चोरी कर लिया, आप देखिए ना, क्राइम के रिकॉर्ड के आप देखिए आप। उसके बाद तो विकास ऐसा ठप हो गया कि विकास की तरफ नीतीश कुमार जी ने देखना ही छोड़ दिया। जब बीजेपी हटी है, नीतीश का दामन छोड़ा है, उसके बाद बिहार का विकास जो है वो रुक सा गया है। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, देखिए, मैं नहीं मानता। अगर मैं आंकड़ों पे की बात की जाए, मैं कोई जेडीयू का प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं उनका पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन मैं आंकड़ों पे जाऊंगा। अगर आप आंकड़ों पे देखेंगे तो निश्चित रूप से पिछले 1.5-2 साल में भी बिहार ने विकास किया है। और अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये साफ बताती है कि पिछले 2 साल में बिहार अग्रणी रहा है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो हुआ है वो बिहार से एक्सपोर्ट हुआ है। ठीक है। वैसे तो ओवरऑल जितना रहा है सब कुछ लेके और सालों की तुलना किया जाए तो उसमें गुजरात भी आगे है और दूसरे स्टेट भी आगे हैं, लेकिन बिहार पिछले 2 साल में जो सबसे ज्यादा परसेंटेज एक्सपोर्ट हुआ है वो बिहार से हुआ है। दूसरा, एक भारत सरकार की खुद की एक रिपोर्ट है जिसमें ये उन्होंने बिहार को बहुत अच्छा ही एक एप्रिसिएशन दिया है उसमें कि जो है बिहार में बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ खासकर महिलाओं के जो है जो मोर्टेलिटी रेट होता था बच्चों का, जो नवजात शिशुओं का और महिलाओं का प्रसव के दौरान, उसमें काफी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है कि ग्रामीण इलाकों में काम हुआ है और काफी अच्छे उसमें बेहतर सुधार हुए। मिलाकर जड़ों में तो जो अगर आप आंकड़े देखें तो ऐसा नहीं कि नीतीश की सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया भाजपा के हटने के बाद, क्योंकि भाजपा भी उसके साथ थी और भाजपा एक उनके सपोर्ट में साथ में थी। मेन जो थे नीतीश ही करते थे। तो आज अगर ये डिनाई कर रहे हैं कि कुछ नहीं किया, तो ये भी तो उसके साक्षी थे। तब इन्होंने क्यों नहीं अपना पल्ला पीछे खींच लिया, या क्यों नहीं आपने कहा आप अपने को नकार रहे हैं? ये बात सही है। अभी हमारे एक साथी यहाँ पे पार्टी के जो साथी कह रहे थे, बात सही है भाई, आप भी तो 9 साल उन्हीं के साथ थे, 8.5-9 साल आपने मिल के चलाई है। आप कैसे कह दे रहे हैं कि पिछले 10 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ है? तो काम हुआ है, ये वहां की जनता जानती है जिस तरह का विकास हुआ है। मैं जेडीयू का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो चीजें सामने हैं वो दिखाई दे रही हैं, इसलिए आप नकार नहीं सकते। तथ्यों का आधार पर यह है कि विकास रुका नहीं, विकास होता रहा, चाहे बीजेपी साथ में थी या नहीं थी। लेकिन बिहार की जनता का मूड क्या है, मैं टटोलने की बिल्कुल वाजपेयी जी आपको बिल्कुल बोलने का मौका देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप वहां सत्ता में रहे, उस वक्त आपने क्या किया, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उत्तर भी आप देंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट। बिहार में चुनाव के पहले चरण में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। 12 अक्टूबर को पहले चरण की 49 सीटों पर मतदान होगा। कुल 5 चरणों में मतदान के बाद 8 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और तब पता चलेगा कि बिहार में राज तिलक आखिर किसका होगा। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार की जनता का मूड क्या है। जनता को रिझाने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। चुनावी रण में वैसे तो 3 बड़े गठबंधन हैं, लेकिन मुख्य रूप से लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच मानी जा रही है।
तमाम ओपिनियन पोल भी यही बता रहे हैं कि दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। एबीपी न्यूज निल्सन के सर्वे के मुताबिक बिहार में एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल 243 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 128 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं महागठबंधन को 112 सीटें मिलने की उम्मीद है। इंडिया टुडे सिसेरो के ओपिनियन पोल के मुताबिक महागठबंधन को एनडीए पर थोड़ी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। महागठबंधन को 122 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एनडीए को 111 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। इंडिया टीवी के सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 119 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि महागठबंधन 116 सीटें जीतता दिख रहा है, जो एनडीए की अनुमानित सीटों से सिर्फ 3 सीट ही कम है। वहीं IBN 7 एक्सिस के सर्वेक्षण में महागठबंधन को 137 सीटें और एनडीए को केवल 95 सीटें जीतने की संभावना जताई गई है। तमाम ओपिनियन पोल से जाहिर है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है। हाल ही के दिनों में जिस तरह दोनों गठबंधन के नेताओं के बीच वार पलटवार बढ़े हैं, मुद्दों पर बयानबाजी के साथ साथ निजी हमले भी हुए हैं, उससे साफ है कि राजनीतिक दलों को आहट मिल गई है कि सत्ता की चाबी मिलना इस बार किसी के लिए भी आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। यहाँ लगातार ब्रेक के दौरान भी चर्चा हो रही है उस सर्वे की जो लगातार ये बता रहे हैं कि शायद एक कड़ी टक्कर एनडीए महागठबंधन को देगी, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? हमारे पैनल इस पर क्या कह रहा है? जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है इसी पर चर्चा करने के लिए मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है BS दुबे, नेता कांग्रेस, दीपक सारस्वत, नेता जेडीयू, पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ मौजूद है मुकेश वाजपेयी, नेता बीजेपी। पीयूष जी, जैसे हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे और ये बोला जा रहा था कि पहले गठबंधन में जो सरकार थी बीजेपी की नीतीश के साथ में, उस वक्त विकास जो है वो हुआ या नहीं हुआ, इस पर तो तमाम सवाल जो हैं वो हैं ही, लेकिन वाजपेयी जी का कहना है कि जब हमारा गठबंधन टूट गया उसके बाद बिहार में तरक्की ही नहीं हुई। इसके बावजूद क्या बिहार की जनता नीतीश को वोट देगी, या नीतीश का आधार अगर मैं पूछना चाहूं बिहार की जनता के बीच वोट के लिए तो क्या है? नहीं, देखिए अभी भी आप जितने भी देखिए सर्वेक्षण आ रहे हैं उसमें आज भी सिर्फ नीतीश कुमार ही को सबको कह रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। इसके मतलब वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री भी गए रहते उन्होंने क्या काम किया है, लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं। तो अगर वो हर सर्वे में आप देखिए तो सिर्फ नीतीश कुमार सबसे आगे हैं, वही हैं। तो इसके मतलब कि वो जान रहे, लोग यहाँ की जनता मान रही है कि नीतीश ही डिलीवर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि एक तरफ नीतीश है, एक तरफ मोदी जी हैं। तो देखिए कोई भी विधानसभा चुनाव होता है वो राज्य के मुद्दों पे होता है, राज्य में सरकार ने कैसा किया उस पे होता है, न कि केंद्र की सरकार क्या कर रही है, किस तरह का विकास के वादे आप बहुत बड़े, हालांकि विकास के वादे भाजपा भी नहीं कर रही है, कहा तो उन्होंने यही था, लेकिन आज ये भी जो है वही जो है कि भाषणबाजी में और जिस तरह के जुमले छोड़ने में और व्यक्ति पे आक्षेप करने पे, कभी लालू जी पे कभी नीतीश जी के ऊपर कर रहे हैं। कहाँ ये विकास की बात कहाँ कर रहे हैं, ये रोजगार की बात कहाँ कर रहे हैं? वहां भी जो है सुशील मोदी जो है वही बात, अगर नीतीश जी ने साइकिल दी थी तो सुशील मोदी ने कहा कि हम लैपटॉप देंगे, हम इतना पैसा देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, धोती देंगे, साड़ी देंगे। ये तो देखिए ये तो दक्षिण भारत में हुआ करता था, इस तरह की चीजें दे के चुनाव जीतते थे। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं हताशा है भाजपा में। आप देखिए अमित मोदी जी का जो वहां पे रहना था उसके एक हफ्ते बढ़ा दिया गया, इसके मतलब स्थितियां भाजपा के पक्ष में नहीं है जिस तरह की ये सोच रहे थे। कड़ी टक्कर है और नीतीश को निश्चित रूप से देखिए विधानसभा चुनाव के मुद्दे होते हैं और राज्य सरकार पे जो है वो वोट दिया जाता है। तो नीतीश अभी भी जो है वहां के लोगों की
सबसे पहली पसंद है और कोई टिक नहीं पा रहा है वहां चलिए, या पे। नीतीश दूसरा, है। भाजपा कोई राज्य का स्तर पे कोई नेता लेके नहीं आया, अभी मोदी वर्सेस नीतीश है। चलिए, तो इससे भी फर्क मैं पड़ेगा। वाजपेयी जी आती हूँ आपके पास, लेकिन मैं पहले नेगी जी के पास जाना चाहूंगी। नेगी जी, क्या लग रहा है आपको? यहाँ नीतीश का तो हमने पूरा जो कैलकुलेशन है सबका वो हमने कर लिया है मिलकर, लेकिन अगर बात की जाए और जो राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं, लालू प्रसाद यादव की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, क्या जनाधार लग रहा है आपको? ऐसा कि कर्पूरी ठाकुर जी के से पहले तक जो है सब सवर्णों का वो मतलब जो बड़ी जो ठाकुर बिरादरी जिन्हें कहते थे उनको वहां पर शासन चलता रहा। कृष्णा सिंह जी ने 13.5 साल वहां पर शासन किया था। अब यहाँ पर जो बीजेपी को जो नुकसान इससे भी हो रहा है कि बीजेपी का कोई चेहरा मुख्यमंत्री का अभी तक सामने नहीं आया है और ना ये बता पाए हैं। इनके पास सुशील मोदी केवल राज्य में राजनीति करते हैं, बाकी जितने नेता जिनके नाम गिनाते हैं कई बार, रविशंकर प्रसाद है, राधा मोहन सिंह है, राजीव प्रताप रूडी, गिरिराज सिंह है, ये केंद्र में मंत्री है। सीपी ठाकुर और शत्रुघ्न सिन्हा, रामकृपाल यादव जो है ये सांसद हैं। शाहनवाज हुसैन अकेले हैं जो कि चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार उनको विधानसभा में उनको भी नहीं उतारा गया है। राजमंगल पांडे वो विधान परिषद में है। रामविलास पासवान और चिराग पासवान उन दोनों को ये बनाएंगे, उनमें से कोई आएगा नहीं। तो अब एक इन्होंने सूसा ये छोड़ा कि इन्हें पता है। मैं दूसरा इसका जो उनका जातीय समीकरण बताऊं, ब्राह्मण राजपूत कायस्थ और जो भूमिहार जो है 12% है बिहार के अंदर। 16.5% 14% जो यादव है, 8% जो कुशवाहा और कुर्मी है, 7% बनिया है, 25% ओबीसी अति पिछड़े जिनको बोलते हैं ये ईबीसी वो है, और 15.5% मुस्लिम मेन जो है ये हैं। और इस आंकड़े में लालू प्रसाद जी ने अभी जो तुरुप का पत्ता खेला है अगड़े और पिछड़े का, उसको समझना पड़ेगा, वो खेल है। दूसरा यह है कि उन्होंने एक बात उनको समझाई जा रही लोगों को, देखो वर्षों के बाद हमारा जो है पिछड़ों को राज करने का मौका मिला है, अगर तुमने बीजेपी को वोट दे दिया तो फिर ये कभी भी हमारा राज, यानी कि अगड़े और पिछड़ों को आधार बनाकर ये सभी राजनीतिक इस महागठबंधन में आगे बढ़ एक चीज और हो रही है जी। सीमांचल में हुआ क्या कि पहले जो आंकड़े ये लग रहा था कि सीमांचल में इनको नुकसान होगा, ये क्या कहते हैं महागठबंधन को, लेकिन वहां एक तो ओबीसी ने कैंडिडेट कम उतारे हैं, ओबीसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पर सेंटर के प्रति लोगों में गुस्सा है। गुस्सा यह है कि जो नेपाल में अभी जो हो रहा है मलेशिया लोगों के साथ में जो कुछ वहां चल रहा है, वहां पर जो सीमांचल के लोगों का उनके रिश्ते हैं वहां पे, वहां उसका भी रोष उनमें है कि सेंटर इसमें जो तटस्थता की नीति दिखा रहा है और सेंटर ने उन लोगों की मदद नहीं की है। इसका नुकसान जो है इसको जो है एनडीए को इसको मिलेगा जरूर, जाहिर तौर पर। चलिए दुबे जी, ऐसा क्यों है, मैं आती हूँ वाजपेयी जी आपके पास, ऐसा क्यों है अगड़े और पिछड़े को आधार बनाकर ही आप महागठबंधन में आगे बढ़ रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि जनाधार आपका कई विशेष मुद्दों पे हो, विकास के मुद्दे पे हो और अन्य मुद्दे पर हो? देखिए, विकास के मुद्दे पे ही हम बहस करना चाहते हैं और भाजपा से खुली चुनौती हम कितने बार दे चुके हैं कि आप विकास पे बहस करो, लेकिन भाजपा खुद ऐसे मुद्दों को गुमराह करके ये कास्टिज्म के फैक्टर को लेकर उछालना चाहते हैं। अगर ये आरक्षण के मुद्दे नहीं उठाते तो ये अगड़े पिछड़े की मुद्दा गर्म नहीं होता। रही बात विकास की बात है, रही बात नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात है, तो आपको याद होगा कांग्रेस जब विपक्ष में भी रहती है और सत्ता पक्ष के अगर अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ करती है। 5 साल पहले भी नीतीश जी भाजपा के साथ थे, बिहार में अच्छा काम कर रहे थे, भाजपा भी उनकी तारीफ कर रही थी। एनडीए 80% मेजोरिटी से जीता भी था एनडीए 1 में। उस समय भी हमारे उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने नीतीश जी की तारीफ की थी, जानते हुए कि नीतीश जी भाजपा के साथ हैं। ठीक है, तो हम विगत जब भी नीतीश जी अच्छे काम करते रहे तो बहुत देखिए तारीफ और बुराई राजनीति में बिना फायदे और नुकसान के तो नहीं है, कांग्रेस ही साहस कर सकती है, कोई और नहीं कर सकती। रही बात अगड़े पिछड़े की, कहीं कोई इशू नहीं हम लेके जाना चाहते हैं। कास्टिज्म खुद भाजपा फैलाना चाहती है। अगर ये आरक्षण के मुद्दे लेके नहीं आते, अगर ये इतने बड़े स्टेटमेंट नहीं देते तो वहां अगड़े पिछड़े की इशू नहीं होता। रही बात विकास की, विकास तो हम खुद ही पूछना चाहते हैं कि आप बताओ कि 9 सालों में आपने क्या किया। ये कह रहे हैं कि 9 सालों में, प्रधानमंत्री जी के भाषण सुन के मुझे आश्चर्य हुआ कल। उन्होंने कहा कि 35 वर्ष में कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया, 15 वर्ष में राजद ने बर्बाद कर दिया और 10 वर्ष में जदयू ने बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री जी मुझे ये बता दीजिए, क्या 10 वर्ष में जदयू के साथ कोई भाजपा सरकार में नहीं थी क्या? मतलब बिहार को बर्बाद करने में भाजपा का भी उतना ही, भाजपा ही बताना चाहिए कि हमारा भी उतना ही हाथ है जितना राजद और जितना बाकी पार्टियों का। खुद अपनी पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है नरेंद्र मोदी जी। मेरा जवाब भी जी बताएं। देखिए, अगर विकास मुद्दा होता वहां पे तो नीतीश कुमार जी को कभी जरूरत नहीं पड़ती कि वो जिसको दुश्मन कहते थे या जिसको जेल भिजवाने में
सबसे बड़ा योगदान रहा, उसके साथ जाते। अगर विकास मुद्दा होता और विकास करा होता नीतीश जी ने, ना वो कांग्रेस के साथ जाते जिसके खिलाफ रामलीला मैदान में रैलियां करते थे, और जो भ्रष्टाचार का पर्याय पार्टी बन चुकी है। आज पूरे देश से कांग्रेस धीरे धीरे बाहर होती जा रही है। तो नीतीश जी को मालूम था कि विकास के मेरे दावों में दम नहीं है, इसलिए ये बैसाखियां उन्होंने अपने साथ में ली। अब रही बात इनकी अपने इस बात की कि जी हमारे पास सीएम का कैंडिडेट नहीं है, और हर सर्वे में नीतीश कुमार जी आगे दिख रहे हैं। उनके पास तो सिर्फ नीतीश कुमार जी के अलावा कोई चेहरा है ही नहीं। क्या राबड़ी देवी को पेश करेंगे क्या? कि कांग्रेस तो खुद ही 40 सीटों पे लड़ रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है आप देखने वाली ये है कि नीतीश कुमार जी पिछली बार 115 सीटों से जीते थे, आज वो सिर्फ लड़ी 100 सीटों में रहे हैं। इतना सेक्रीफाइस आदमी तभी करता है जब कोई मजबूरी होती है। मजबूरी उनके साथ यही है कि विकास का मुद्दा उनके पास है नहीं, विकास उन्होंने करा नहीं है। बैसाखियों के सारे जीतना चाहते हैं, वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि 56% युवा मतदाताओं को यह मतलब नहीं है कि अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इससे मतलब नहीं। उनको एक सेकेंड सरस्वती जी, उसके मतलब है, उसको मतलब है अपनी नौकरी से, जो आज बाहर जा रहे हैं, बाहर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, वो बड़ी आशा के साथ एनडीए की तरफ देख रहे हैं। अरे यार आप लोग बात खत्म करूंगा। मैंने एक ऑथेंटिक इशू उठाया इस बहस में ही कि यहीं पे मैं विकास की चर्चा करना चाहूंगा। भाजपा वहां बिहार में भाजपा ने भी शासन किया, कांग्रेस ने भी किया, राजद ने भी किया, और बाकी पार्टियों ने भी किया। भाजपा मुझे ये बता दे कि 9 सालों में उन्होंने क्या विकास किया? अरे आप बताइए 9 साल में विकास नीतीश कुमार ने करा? 9 साल तो आप इस बात का जवाब दीजिए। नीतीश कुमार को आप विकास मानते नहीं मानते? मैं दे रहा हूँ आप जवाब। अरे मैं दे रहा हूँ इस बात का जवाब। दुबे जी जवाब मांग रहे हैं, जवाब आप 9 साल में नीतीश कुमार को क्या मानते हैं? किया ही नहीं। नहीं करा नीतीश कुमार ने कुछ भी। आप ये बात मानते हैं नीतीश कुमार ने कुछ नहीं करा 9 साल? आप बताइए ना। अरे मैं आपने क्या किया? बिल्कुल आप सरकार विकास हुआ है प्रधानमंत्री जैसे क्यों कर रहे हैं? अरे दिवे जी बिल्कुल विकास हुआ 9 साल में। बताइए ना क्या किया आपने? बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल बता रहा हूँ। बताइए क्या किए? दुबे जी आप मौका तो दीजिए ना, आप थोड़ा संयम रखिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ 9 साल भी, आप इस बात को तो कह ही नहीं सकते कि नीतीश कुमार ने विकास नहीं करा। आप जवाब तो ले लें आप जी, थोड़ा सा 9 साल विकास करा है, हम साथ में थे, हम दोनों ने मिलकर विकास करा है। और लेकिन जब मैं तो इसी बात को कह रहा हूँ कि जब हम अलग हुए उसके बाद विकास कितना हो गया और उल्टा चला गया बिहार। तो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट क्यों आता है? प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट क्यों आता है? नहीं, दूसरी बात पूरा जवाब दीपक जी बिल्कुल बिल्कुल ये भी दीपक जी ये जवाब भी मिलेगा, आप जवाब लेंगे तो जवाब मिलेगा ना सर। थोड़ा सा संयम रखें जी। वाजपेयी जी अपनी बात 9 साल में विकास हुआ बिहार का, इसीलिए हम दोबारा चुन के आए, नीतीश कुमार जी के साथ चुन के आए। अगर विकास नहीं करा होता तो चुन के नहीं आते दोबारा। लेकिन मैं तो बार बार इसी बात पे कह रहा हूं कि जो आज तो चुनाव 1.5 साल के बाद हो रहा है कि 1.5 साल में क्या करा नीतीश कुमार जी ने, ये भी इस बात को नहीं कह सकते कि 9 साल में विकास नहीं हुआ। और मैं भी इस बात को मान रहा हूं कि 9 साल में विकास हुआ, लेकिन उसके बाद जो विकास की गाड़ी चल रही थी उस गाड़ी का ब्रेक किसने लगाया? क्यों नीतीश कुमार जी मांझी जी के चक्कर में फंस गए कि मांझी जी को रखना है या धक्के देके निकालना है? क्यों आम के चक्कर में? क्यों कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को बैसाखी लगाया? कहते मैंने विकास करा, मैं विकास करने पे वोट मार रहा हूँ। दूसरी बात, मुख्यमंत्री डिक्लेयर करें। दूसरी बात का आपने अपमान किया, हम लोगों को तो मुख्यमंत्री बनाया उनको। पूरे बिहार की जनता को, महादलित लोगों का आपने अपमान किया और यादव लोगों का भी अपमान कर रहे हैं। कैसे कल प्रधानमंत्री महोदय पूरे बिहार को बोल रहे हैं कि ये तो ये है, ये तो वो है। क्या बोल रहे हैं आपके लालू जी? क्या बोल रहे हैं? 7 तारीख को प्रधानमंत्री का पहली बार ऐसा इतिहास। मुझे अपनी बातों का जवाब नहीं मिला। राहुल जी की रैली में लालू प्रसाद जी नहीं जा रहे, क्या कह रहे हैं? आज राहुल जी ने लालू प्रसाद जी ने स्टेटमेंट दिया सोनिया की रैली में नहीं जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? कैसा गठबंधन नहीं है? पीछे राहुल जी की रैली में सोनिया जी नहीं जा रहे हैं, सभी राजनीतिक लालू प्रसाद जी की रैली में सोनिया जी। थोड़ा सा सभी राजनीतिक दलों की यही समस्या है कि जब उनसे प्रश्न किया जाता है कि विकास कहाँ है तो वो दूसरे से पूछते हैं, हाँ भाई तुम बताओ विकास कहाँ है, आप अपना जवाब दें कि विकास कहाँ है। मैं बिल्कुल ये मान रहा हूँ, मैं सभी को कह रही हूँ वाजपेयी जी, मैं कांग्रेस को भी कह रही हूँ और मैं जेडीयू को भी कह रही हूँ। जिनको नहीं दिखाई पड़ रहा, विकास की बात आपसे की जाती है, आप गेंद फेंक देते हैं दूसरे पर, दूसरे से की जाती है वो गेंद फेंक देता है तीसरे पर। सच्चाई ये है कि बिहार की जनता आज भी विकास के लिए जो है गीतांजलि जी, मैं तो इस बात को बिल्कुल
जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रही है। 9 साल वहां पे विकास हुआ है। शिक्षा की बात करते हैं आप, विकास का मुद्दा लेकर चल रहे हैं आप, शिक्षा की बात करते हैं आप, चिकित्सा की बात करते हैं। कहाँ है बिहार में शिक्षा, कहाँ है चिकित्सा, कहाँ है बिहार में रोजगार? यही चीज तमाम मुद्दों पर आप बात करें, मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल पहुंच जाते हैं, सूट की राजनीति हो रही है, ये तमाम तरह की बातें आप करते हैं। लालू जी के साथ राहुल जी क्यों नहीं है, राहुल जी के साथ लालू जी क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है, बताना चाहिए, गुमराह करते हैं। दीपक जी थोड़ा सा संयम रखें, मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगी, अगर आप एक साथ बोलेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। और जो दर्शक इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम बहस किस बात पर कर रहे हैं। यहां बहस हो रही है बिहार की जनता के लिए विकास की। विकास, बिहार की जनता आज भी विकास के लिए तरस रही है। बिहार में, मैंने दोबारा मैं उसको रिपीट करूंगी कि आज भी बिहार में ना तो सही ढंग से चिकित्सा है, ना वहां रोजगार है, वहां जो मीलें बंद है उनको दोबारा से शुरू करने की बात की जाती है, लेकिन नहीं होती। बिहार का जो भी बिहार में रहने वाले लोग हैं वो आज भी मजबूर हैं कि दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं। मेरा मुद्दा यह सिर्फ विकास का है और उस सर्वे रिपोर्ट का है कि क्या वाकई महागठबंधन के लिए बीजेपी एक बड़ी चुनौती है या नहीं, और अगर है तो क्यों, और अगर नीतीश का कोई दामन थामे तो क्यों थामे। मेरे प्रश्न ये है, प्लीज आप लोग उलझे मैं ना, आज मेरे प्रश्नों का जवाब। आज क्या बता दूं, एसएसपी को सरेराम गोली मार दी, क्या कानून व्यवस्था है? नीतीश जी का शासन नहीं विकास पे और अरे यार अभी आचार संहिता लागू हुई है, आचार संहिता तो कानून नहीं चलेगा क्या वहाँ पे? राज्यपाल ये क्या कहाँ का बहाना बना रहे हैं आप? अगर आचार संहिता है तो वहाँ पे कानून नहीं काम करेगा। इलेक्शन कराने वहाँ पड़ी है, आपकी फौज पड़ी है, मैंने बोलना ही शुरू करा। वाजपेयी जी अगर इन बातों में आएंगे तो सब राज्यों में अरे मैं आज राज्यपाल का केंद्र सरकार के अंडर में वहाँ चल रहा है, देखिए इलेक्शन हो रहा है। सरकार तो चलती है जी। पीयूष जी, केंद्र सरकार का क्या लेना देना उसमें? ये हमारे मित्र वाजपेयी जी वहाँ मुद्दे पे से कारखाना, आपकी खाद का देखिए, कारखाना। मैं विकास पे आता हूँ, सर, मैं देखिए, विकास पे आता हूँ। हाँ, विकास की बात करें। मैं विकास पे आता हूँ। जी। एक खाद का कारखाना, पीयूष जी बेहतर जानते होंगे, नेगी जी बेहतर और मैं जानते थोड़ा होंगे। सा जवाब सारस्वत जी को यहाँ देना चाहूंगी। अगर क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है तो वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें केंद्र का हस्तक्षेप क्या है? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप क्राइम के ग्राफ को। इलेक्शन टाइम सरकार इलेक्शन टाइम में क्या बात कर दिया आपने? आचार संहिता दूसरे मामले, नीतिगत कोई आप निर्णय नहीं ले बिल्कुल सकते। बिल्कुल, लेकिन आप कहाँ बात करें? आप केंद्र को कहाँ गए घेरे? आप राज्य में केंद्र को कहाँ गए घेरे? शासन प्रशासन राज्य की चलिए, जिम्मेदारी होती है, राज्य बिल्कुल, सरकार की होती है। बिल्कुल, थोड़ी बिल्कुल, इलेक्शन चल रहा है तो ये स्वीकार है। नहीं नहीं, कोई मर रहा होगा तो आप चुनाव इलेक्शन चलिए, मैं दोबारा विकास की बात कर लेती हूँ। इलेक्शन कमीशन की होती जी, है, मैं केंद्र विकास जो सेंट्रल फोर्सेस देता है उनको। लेकिन वहाँ की जो लोकल पुलिस है, वहाँ का जो प्रशासन है, वो राज्य सरकार चलाती है, चाहे चुनाव हो ना हो। वो आचार संहिता लागू होती है कि आप चलिए दीपक जी, आप मुझे ये जवाब दे दें सर, बिहार की जनता। चलिए वाजपेयी जी, देखिए, एक वहां पे कारखाना है, खाद का कारखाना, ठीक है। काफी टाइम से आदरणीय पंत जी और नेगी जी बेहतर जाने बता पाएंगे, बंद था। आज ही मोदी जी ने अनाउंस करा 500 करोड़ रुपया देने के, दोबारा से चालू करने के लिए। दूसरी बात मैं बताता हूँ, जब पहली रैली मोदी जी की हुई, सरकारी रैली थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें नीतीश कुमार जी ने बोला कि आज जिस चीज का उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, ये तो बहुत पहले बन गई थी, लेकिन क्योंकि केंद्र सरकार की वजह से इसका उद्घाटन 10 साल लेट हुआ। 10 साल में किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट होने की वजह से, जो इनके गठबंधन का खुद एक साथी ये बोल रहा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट होने की वजह से उद्घाटन नहीं कर पाया मैं, नहीं तो 1996 में उद्घाटन कर जाता। तो मोदी जी ने यही बताया कि ना तो कांग्रेस की गवर्नमेंट इंटरेस्टेड थी बिहार के विकास में, ना नीतीश जी। नहीं तो बिल्कुल सच कह रहे हैं, ये तो कब की बनी हुई थी और कब उसका उद्घाटन हो जाना चाहिए था। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, दूसरी बात चलिए, बात पूरी होनी चाहिए। दीपक जी, मैं भी आती हूँ आपके पास, बात पूरी हो जाए, आपको पूरा मौका दूंगी मैं। शिक्षा की बात बताता हूँ, हर टीवी चैनल ने अभी दिखाया कि किस तरह से वहां पे कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। बच्चों के पेरेंट्स सीढ़ी पे, दीवारों पे चढ़ चढ़ के नकल करा रहे हैं। अभी 15 दिन पहले की एक पेपर हुए हैं और उसमें किताबें, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव का जो बयान आया था, जिस वक्त की आप शायद बात कर रहे हैं, वो मध्य बड़ा ही प्रदेश में चौंकाने वाला था। व्यापम घोटाला भी तो हुआ है मध्य प्रदेश। उसकी सीबीआई जांच चल रही है, दूध जहाँ से क्या जो हुआ तो होगा है, वो जाएगा, हुआ तो है, हुआ तो है। कांग्रेस का नाम आइए, वाजपेयी जी कांग्रेस का नाम आइए। मैं एक मिनट यूपी बिहार के लोगों को क्या कांग्रेस का नाम आइए। मैं वाला को बोला गया कि वहाँ दीपक जी, आप दोनों में से कोई एक अपनी बात रखिए। एक मिनट मैं लूंगा। कांग्रेस की बात आ गई है। अगर मेरे भाई अगर वाजपेयी जी अपने 9 सालों की अगर योजना रखेंगे कि बिहार में कोई विकास हुआ है, तो जो 9 साल की योजना रखेंगे तो केंद्र में कांग्रेस
कांग्रेस की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इनको बिहार में विकास करने में साथ दिया है और कांग्रेस की वहां के बिहार के विकास में क्रेडिट आप ले रहे हैं। नहीं, मैं आप क्रेडिट आप ले रहे हैं। रही बात गीतांजलि बहुत ऑथेंटिक इशू मैंने उठाया जब मैं प्रोग्राम का शुरुआत किया। अगर प्रधानमंत्री जी बिहार का चुनाव का नेतृत्व खुद नहीं करते तो जनता उनसे सवाल नहीं पूछती, लेकिन प्रधानमंत्री जी चूंकि बिहार का नेतृत्व खुद कर रहे हैं और 18 महीने पहले भी प्रधानमंत्री जी गए थे और बिहार के लोगों ने गुजरात के लोगों से भी ज्यादा साथ दिया प्रधानमंत्री जी को, तो जनता सवाल पूछ रही है कि प्रधानमंत्री जी क्या आप ये खाली नारे देते रहेंगे, क्या आप खाली उद्घाटन करते रहेंगे, क्या आप घोषणाएं करते रहेंगे कि आप कुछ कार्य भी करेंगे, कुछ करके भी दिखाएंगे। जब जाते हैं जिस चुनाव रैलियों में जाते हैं तब कुछ घोषणा करें ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी को अभी तक केंद्र में भी विपक्ष की राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, इनको खुद भी नहीं अभी पता होता है। हो सकता है अभी कार्यशैली में कहीं ना कहीं त्रुटि हो, ये खुद भी नहीं पता होता कि मैं विपक्ष में हूं सत्ता में हूं। एक मंच पे जाते हैं तो ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको लगता है कि मैं विपक्ष का नेता हूं। बाद में जो अगर कोई समझाता है तो दूसरे मंच पे उसको क्लैरिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, फिर तीसरे मंच पे वही बात है। तो प्रधानमंत्री जी को कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि मैं सत्ता में हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री हूं, मैं जो भी वक्तव्य दे रहा हूं उससे देश के विकास ना, देश में क्या मैसेज आ रहा है। सही। तो आप तो बिना अगर केंद्र के रिपोर्ट दिए प्रधानमंत्री जी अगर ये चाहेंगे कि मैं बिहार में 10 साल 15 या 60 सालों की मैं बात रख लूं, तो बिहार का जनता बिहार का जनता बहुत शिक्षित हो गई है, बहुत समझदार है और राजनीतिक स्टेट है वो। तो वो जुमले वादों में नहीं आने वाली है। 18 महीने की रिपोर्ट कार्ड जनता जरूर मांगेगी। गीतांजलि जी, इस चुनाव में जो भी अगर एनडीओ डिफिसिट होगी या जो धक्का लगेगा वो 18 महीनों के रिपोर्ट कार्ड के आधार पे होगा। अब बुरी तरह एनडीए हार रही है, कहीं से कहीं भी नहीं दिखेगी। चलिए, ये कहना शुरू में जल्दबाजी होगी, क्योंकि आप जो अन्य राजनीतिक दल महागठबंधन में और विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है कि आंकड़े आपके होंगे। नेगी जी, बहरहाल आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि पिछले चुनाव में जब मोदी जी ने जो एमपी का चुनाव लड़वाए उसमें गए थे तो उस टाइम उनके पास साफ था कि मैं पहली बार आ रहा हूं, मुझे 60 महीने दीजिए। लेकिन अब ये लाजमी है कि 18 महीने का हिसाब वहां के युवा मांगेगा। मैंने जो बोला, युवाओं पे मेरा जो मेन जोर है, क्योंकि मोदी जी ने, इनकी पार्टी ने 60% यूथ को जो है टिकट दिया है। ठीक है, क्योंकि इन्हें भी लग रहा है कि खतरा तो उधर से ही है। लेकिन वो युवा ये भी तो पूछ रहे हैं कि हमारे बिहार में अब तक कितनों को नौकरी मिली और कितनों का क्या फायदा हुआ, वो हमें गिना दो। वो जवाब नहीं दे पाएंगे, वहां पे इनको नुकसान हो रहा है। ठीक है। दूसरा बात, इन्हें पता लगा कि जब इन्हें ये पता लगा कि ये हवा है कि साहब वो पिछड़े होकर फिर कभी सत्ता नहीं आएगी, इन्होंने घोषणा कर दी कि हमें पिछड़े व्यक्ति ही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन चेहरा कोई सामने नजर लोगों को नहीं आ रहा है। वो सबको पता है कि मोदी जी ने तो यहाँ मुख्यमंत्री बनना नहीं है, वो तो सेंटर में रहेंगे। और जब वो सेंटर में रहेंगे तो यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा, वो एक संशय का वहां पर वो है। ठीक है, तो मैं नहीं समझता। और जिज्ञासा का भी विषय है कि आखिर कौन आखिर बीजेपी की, वो दुविधा वाली बात है। पंत जी, क्या वाकई, पीयूष जी, क्या वाकई ये जो चेहरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है एनडीए की ओर से कि मुख्यमंत्री के लिए दावेदार कौन है, इस बात का असर क्या इस इलेक्शन पे पड़ेगा? क्या इससे नुकसान जो है वो बीजेपी को होगा? नहीं, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि देखिए लगातार जो है कि मुख्यमंत्री के दावेदार कोई भी विधानसभा चुनाव होता है। हालांकि भाजपा कह सकती है कि हमने हरियाणा भी ऐसे ही लड़ा, हमने दिल्ली भी ऐसे ही लड़ा, हमने महाराष्ट्र भी ऐसे ही लड़ा, लेकिन वहां के परिणाम आप देखिए, भले ही ये वहां सरकार बना चुके हों, लेकिन इनको उतनी सीटें नहीं मिली जितनी की ये दावा कर रहे थे। और जो टोटल परसेंटेज ऑफ वोट है वो कहीं विपक्षी दलों को ज्यादा मिला है इन राज्यों में। और आप चाहे झारखंड में भी देख लीजिए, वहां मिलकर सरकार बनी पड़ी है, वहां पे भी जो है कि वो शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में ये हैं, तो उतनी सीटें नहीं मिली हैं। तो निश्चित रूप से फर्क पड़ता है, चेहरा होता है तो लोगों को पता होता है। देखिए अभी भी जो सर्वे हो रहे हैं उसमें जो है कि सुशील मोदी का नाम सर्वे वाले रख रहे हैं आगे, भले ही भाजपा ने उनको नहीं कहा है, लेकिन वो रख रहे हैं, उसी हिसाब से ही हो रहा है। तो निश्चित रूप से राज्य में जो रहा है वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, तो इनको निश्चित रूप से अगर ये डिक्लेयर करते, घोषणा करते कि हमारा ये चेहरा होगा, तो इनको उसका फायदा मिल सकता है। चलिए, मैं फाइनल प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, वक्त चूंकि अब जो है तेजी से बढ़ रहा है। फाइनल प्रतिक्रिया नेगी जी, कैसे आप देख रहे हैं? ऐसा कि अभी कुछ जो टक्कर है, जैसे दिखाया जा रहा है, टक्कर तो है और ये आखिरी मौके पर ही पता लगेगा, क्योंकि इस टाइम जो बिहार का मतदाता वो साइलेंट है, वो बिल्कुल अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। सड़कों पे जो सर्वे हो रहा है, मैं नहीं मानता इसको,
क्योंकि बिहार में जो आप ये देखेंगे कि वहां पर ग्रामीण बहुत बड़ा एक वोट बैंक है, ठीक है, और उस वोट बैंक तक आपका सर्वे नहीं पहुंचा, तो इसके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। वाजपेयी जी देखिए 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, 2/3 बहुमत हमारे एनडीए सरकार को मिल रहा है। ये हताशा का कारण ही है जो लालू प्रसाद जी इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए दुबे जी, जब एनडीए 1 के मैनिफेस्टो में एनडीए 1 ने जब चुनाव वहां जीती थी तो उसके मैनिफेस्टो में 2 ऐसी बातें थी जो सीधा सीधा केंद्र के फंड से उन्होंने वो कार्य किया था। एक उन्होंने कहा था 1 लाख किलोमीटर हमने राजमार्ग बनवाया। वाजपेयी जी सिर्फ 2 मिनट रुकिए, मुझे मालूम है आपको जाना है, 2 मिनट का संयम थोड़ा सा रखें जी। और 1 लाख किलोमीटर हमने राजमार्ग बनवाया, और उन्होंने कहा था कि 2000 करोड़ रुपया हमने नरेगा प्रोजेक्ट में खर्च किया जो केंद्र सरकार देती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार के विकास में अगर एनडीए ने 10 सालों में कोई विकास किया है तो ज्यादा से ज्यादा भागीदारी वो कांग्रेस की रही है, और कांग्रेस ने हमेशा बिहार के विकास के प्रति चिंतित रही है। बहुत बहुत संक्षेप में। मैम ये एनडीए बहुत बुरी तरह हार रहा है वहाँ, इनके साथ न दलित है न महादलित है, इन्होंने अपमान किया है। दूसरा जहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं उन लोगों का भी अपमान किया है, ठीक है, तो ये बहुत बुरी तरह हार रहे हैं। हताशा की वजह से प्रधानमंत्री महोदय बार बार वहाँ रैली कर रहे हैं, और इस तरह से वहाँ इनकी कुछ भी हो नहीं सकता इनका जीत का। तो वहाँ पर जनता दल यू और महागठबंधन अच्छी तरह से जीत रहा है। वाजपेयी जी कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते? जी वाजपेयी जी थोड़ा सा ये प्रवक्ता है जनता दल यू के, और अभी भी इनका स्टेटमेंट देख लें आपने, इन्होंने क्या बोला कि दलित और पिछड़ा, इन्होंने विकास का 1 मिनट भी नाम नहीं लिया। जाते भी वाजपेयी जी ने घेर लिया आपको। चलिए कैसे देख रहे हैं आप, बहुत संक्षेप में? देखिए अभी तो शुरुआत है, अभी तो पहली वोटिंग भी नहीं हुई है, 12 तारीख को होगी। अभी तक जो हवा दिखाई दे रही है उसमें लगातार ये लग रहा है कि अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। कोई भी बढ़त ले सकता है, लेकिन अभी स्थिति ये बहुत जल्दी होगा कुछ कहना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जाहिर सी बात है अभी बहुत जल्दी होगी, लेकिन बस महज हम आकलन कर रहे हैं, आपको बता रहा हूं इस तरह से हो सकता है। दुबे जी वो तो सब जानता पूरा वक्त की कमी है। प्रधानमंत्री जी मैं पर्सनली अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी से मैं पर्सनली अनुरोध करना चाहता हूं कि वो जातीय समीकरण वाली राजनीति जो घिनौनी राजनीति से ऊपर उठे, और उनको वो देश का राजनीति कर रहे हैं। उनके किसी भी वक्तव्य से देश में बहुत फर्क पड़ेगा, देश की राजनीति में बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क। सभी का चर्चा में शामिल होने के वक्त मेरे पास जो कि कम है, मैं और ज्यादा आप लोगों का वक्त नहीं ले पाऊंगी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए। अब बिहार में क्या कुछ आगे आने वाले वक्त में राजनीतिक समीकरण बनते हैं देखने वाली बात जरूर होगी, लेकिन फिलहाल न्यूज लाइन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।